हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है। सवाल सिंपल सा है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है। कहने का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा में कितने बार ज्वार आता है? 2 बार, राइट। हर 12 घंटे पे आता है। तो जो मान लेते हैं अभी ज्वार आया और फिर उसके बाद जब आएगा 12 घंटे के बाद, तो नेक्स्ट जब आएगा ज्वार तो उसमें कितना विलंब होगा? 26 मिनट का, 52 मिनट का या 1 घंटा का? उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थान पर जब ज्वार आता है तो उसका ठीक अगला ज्वार आने में जो विलंब होता है, जो लेट होता है, वो होता है आपका यहाँ पे 26 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 मिनट का लेट होता है, विलंब होता है जनरली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ज्वार होता है वो दिन में 2 बार आता है। ठीक है, हर 12 घंटा पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? सवाल है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, गुरु शिखर के बारे में अभी बात हो रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार। उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर, राइट। और ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितना है? वो है आपका यहाँ पे 1722 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है, और साथ ही आप लोग जानते होंगे कि अरावली पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी, तो इसका जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है सद्भावना। ठीक है, सद्भावना शिखर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सद्भावना शिखर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर मध्य अंडमान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे दक्षिण अंडमान। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखेंगे आप कि दक्षिण अंडमान में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहीं पे अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल नाम है इसका। ठीक है, बाकी बात करें हम यहीं पे देखेंगे कि अंडमान द्वीप के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सैंडल चोटी। ठीक है, अंडमान द्वीप का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सैंडल चोटी, जिसकी हाइट लगभग 732 मीटर के आसपास है। ठीक है, और बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये भी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुने होंगे आप लोग। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूरब में, लेह के पूर्व में या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर। ठीक है, नुब्रा जो घाटी है उसके उत्तर में देखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, और ये भी जानते होंगे आप लोग कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर में लंबाई तक फैला हुआ है, राइट।
सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और साथ में ही ये भी ध्यान रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुंबई, बेंगलुरु या कलपक्कम? तो ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल ये है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी, कब की गई थी और कहाँ की गई थी? सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, किसकी मदद से की गई थी और कब की गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका की मदद से किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर में। तारापुर कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में, राइट। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखनी है कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में, जो महाराष्ट्र में है, 1969 में किया गया था और अमेरिका की सहायता से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे बात करें हम तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि चट्टानों को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है यहाँ पे अग्नेय चट्टान। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये भी रखना है आपको कि अग्नेय चट्टान में किसी तरह का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस अग्नेय चट्टान में किसी भी तरह का जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। बात करें हम अग्नेय चट्टान के बारे में तो ये प्राथमिक चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, ये प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं इसको, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और बाकी बात करें हम अवसादी चट्टान में तो इसमें आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ी देख रहे होंगे आप। ठीक है, हिमालय की सबसे निचली चोटी है ना, ये चोटी बोलते हैं, सॉरी, सबसे निचला भाग। जैसे ये 3 भाग में बांटा गया तो सबसे निचला भाग को हम लोग शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अबोर के नाम से किस जगह इसको जाना जाता है? ठीक है, शिवालिक पहाड़ी को किस क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शिवालिक पहाड़ी को अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अबोर यहाँ पे जो है वो कहाँ जाना जाता है? नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। किसको? शिवालिक पहाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ी भी है शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, ये सबसे नवीनतम पहाड़ी भी है और शिवालिक पहाड़ी देखेंगे हिमालय का सबसे बाहरी भी पहाड़ी है, बाहरी भाग हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का एक कोडरमा जिला है, बताना है कि किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, बॉक्साइट, अभ्रक या लौह। देखेंगे झारखंड का जो कोडरमा जिला है वो अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, अभ्रक के लिए ये फेमस है कोडरमा जिला। कोडरमा के आसपास बात करें जैसे कि आपका हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग में भी देखेंगे कि अच्छा खासा वहाँ पे भी अभ्रक देखने को मिलता है। ठीक है,
वहीं अब बात करें हम बिहार के बारे में कि बिहार में अभ्रक कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार के गया और मुंगेर जिला में अभ्रक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो क्या है? लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़ा उद्योग में देखेंगे भारत जो है एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भी है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, शायद यही कारण है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूं, मटर? सही आंसर होगा मक्का। ठीक है, मक्का खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, जबकि गेहूं और मटर देखेंगे ये रबी फसल के उदाहरण हैं। राइट, तो यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास? उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो जौ है ना, जौ ये 3 से 4 माह लगता है इसको तैयार होने में, 3 से 4 महीना। ठीक है, जबकि पटसन के बारे में बात करें तो ये 4 से 5 महीना का समय लगता है इसमें, 4 से 5 महीना। ठीक है, जबकि कपास को देखेंगे कि 5 से 6 महीना का समय लगता है। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर बात करें हम लगभग 1 वर्ष वाला का जो फसल है वो है गन्ना। ठीक है, गन्ना में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको लगभग 1 वर्ष लग जाता है, समय लग जाता है तैयार होने में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित या संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं या संचालित होते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, इसका शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? BRO, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, तो ये देखेंगे कि जो सीमांत जो रोड होते हैं उसके बनाने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का भारत के द्वारा या फिर NHAI के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अधिनियम कब का अधिनियम, इसका अधिनियम कब लाया गया था? इसका अधिनियम जो लाया गया था, अधिनियम था इसका 1988 का। ठीक है, जबकि इसका स्थापना होता है 1995। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 1995 में होता है, जबकि इसका अधिनियम जो लाया गया था 1988 में लाया गया था। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये BRO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, आप तो सुने होंगे 0 माइलस्टोन, 0 माइलस्टोन। ठीक है, बताना है ये क्या है और ये किस राज्य में अवस्थित है या किस शहर में स्थित है। ठीक है, 0 माइलस्टोन। चलिए आगे देखते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? यानी कि 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी उसके आधार पर बताना है कि भारत में वन आवरण कितना
परसेंट इच्छा जाहिर किया गया था या फिर वांछित कितना प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा 33%। ठीक है, 33% इच्छा जाहिर की गई थी कि भारत में कम से कम 33% भागों में वन होना चाहिए। ठीक है कितना अभी, तो शायद 25% के आसपास में है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब होता है, बता सकते हैं कोई? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना होता है वो होता है 1981 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? ऑप्शन है खादर, बांगर, लेटेराइट। तो ध्यान दीजिएगा कि बांगर मिट्टी में सबसे ज़्यादा कंकड़ और पिंडों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। ठीक है, देखेंगे जलोढ़ मिट्टी की सबसे पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांगर में कंकड़ पिंडों की संकेंद्रण सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं? यदि ऊपर का जो मिट्टी है वो बह जाती है उसे क्या कहते हैं? गलीस कटाव, सीट कटाव या बैड लैंड कटाव? सही आंसर होगा यहाँ पे सीट कटाव। ध्यान रखिएगा, सीट कटाव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे सीट कटाव कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा लोकगीत के बारे में सुने होंगे आप लोग, बताना है ये देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल या उत्तरी दार्जिलिंग? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी दार्जिलिंग। ठीक है, उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है लेप्चा लोकगीत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो तापी हो, चाहे वो दामोदर हो, ये तीनों नदियाँ देखेंगे कि भ्रंश घाटी में होकर के बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात करें हम लोग ऑप्शन के बारे में, जैसे कि नर्मदा है, तो नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती हैं, और ये अमरकंटक कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये भ्रंश घाटी बहती हैं। ठीक है, और जाके खुद को विसर्जित कहाँ करती हैं? तो करती हैं ये अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, बात करें हम तापी के बारे में, तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो ध्यान रखिएगा तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती हैं। कहाँ से? बैतूल जिला से। ठीक है, बैतूल जिला से निकलती हैं। ठीक है, बैतूल जिला कहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश में है। अच्छा, आप लोग बताइए कि दामोदर नदी झारखंड से निकलती हैं, तो झारखंड के किस स्थान से, प्रॉपर किस स्थान से निकलती हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड से निकलती हैं, झारखंड के प्रॉपर किस स्थान से निकलती हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, महावेली गंगा एक नदी है, महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की या श्रीलंका की? सही आंसर होगा श्रीलंका की। महावेली गंगा एक श्रीलंका की नदी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, श्रीलंका की महावेली गंगा की तुलना में देखेंगे कि भारत की गंगा नदी से की जाती है। ठीक है, श्रीलंका की महावेली जो गंगा है ना, इसकी तुलना भारत की गंगा नदी से की जाती है। बात करें हम महावेली नदी, जो महावेली नदी है इसकी जो लंबाई है ये आपका अप्रॉक्स आपका 335 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है,
कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कथन सही नहीं है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप देखेंगे कि ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ना कि हिंद महासागर में। तो पहला ही कथन गलत है। बात करें हम नामीबिया के बारे में तो ये अफ्रीका में ही स्थित है, तो ये भी सही है। ठीक है, निकारागुआ देखेंगे कि मध्य अमेरिका का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है या फिर प्रदेश है। ठीक है, निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा ये प्रदेश है, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि फॉकलैंड द्वीप में छोटे छोटे 700 इसमें 776 कितना 776 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 776 छोटे छोटे द्वीप हैं, कहाँ पे? फॉकलैंड द्वीप समूह में। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंथन किस द्वीप का अंग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कालीमंथन बोर्नियो द्वीप का अंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है कौन? कालीमंथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है अंगुलियों नुमा या फिंगर झील। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये वाला जो झील है ना आपका, ये झील न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? गंडक, कोसी, सोन। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राजपुर नहर कोसी नहर की उपशाखा है। किसका? कोसी नदी का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इस नहर से यानी कि राजपुर नहर से खास करके 2 जिलों में ज़्यादातर सिंचाई की जाती हैं। कौन कौन? पहला है खगड़िया और दूसरा है सहरसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजपुर नहर से 2 जिलों में ज़्यादातर सिंचाई की जाती हैं, खगड़िया और सहरसा। ठीक है, और बात करें हम राजपुर नहर की जो लंबाई है वो देखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 366 किलोमीटर। 366 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001 का, 2005 का या 2010 का? तो ध्यान दीजिएगा, 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, कब? 2005 में, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम का गठन किया था जिसका नाम था NDRF। ठीक है, जो अभी भी कार्यरत है, NDRF। ठीक है, ध्यान रखिएगा NDRF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना आपका, ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, यही रहेगा राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वहाँ पे आंसर होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है
18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की मतलब कि अकाल की स्थिति बनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1760 में, 1770 में या 1780 में। सही आंसर हो जाएगा 1770 में। जानते हैं 1770 में भारत में प्रथम बैंक का स्थापना किया गया था। उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, 1770 में भारत में प्रथम बैंक स्थापित किया गया था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? सवाल ये है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत जो ढाल है वो किस ओर है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये गंगा यदि बिहार के बीच से लगभग 2 भागों में विभाजित करते हुए निकलती हैं, पार करती हैं, तो दक्षिणी जो इसका जो मैदान है, अर्थात ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये दक्षिणी मैदान हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा उत्तरी मैदान। तो कहने का मतलब इस तरफ का जो दक्षिणी वाला ढाल है, जो दक्षिणी का जो मैदान है, दक्षिण भाग वाला, उसका ढाल किधर है? तो जाहिर सी बात है इससे ढाल किधर होगा? इधर से नदियाँ ला करके से मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर क्या है? दक्षिण है, इधर दक्षिण है ना, तो दक्षिण से ला कर कहाँ मिल रही हैं? इधर गंगा में ला के मिल रही है, यानी कि दक्षिण से किधर जा रही हैं? उत्तर की तरफ। मतलब इसका ढाल किधर होगा? दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। ठीक इसी तरीके से जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसका ढाल किधर होगा? उधर इसका ढाल होगा उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ। राइट, तो यहाँ सवाल पूछा है दक्षिणी गंगा के मैदान के बारे में, इसका आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। सही ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, दक्षिण से उत्तर की ओर। राइट, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? सवाल है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किसी किसी का जो आंसर होगा वो कुछ होगा, किसी का आंसर कुछ होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी का आंसर यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है उत्तर प्रदेश का आंसर किसी का आ रहा होगा, या फिर किसी का आंसर पंजाब आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए पंजाब। ठीक है, हमने तो पंजाब पर पढ़ रखा है। बात सही है, आपने पढ़ा सही है, लेकिन सवाल 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तब उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन सवाल बदल दिया जाए, पूछा जाएगा कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में गेहूं प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है? जब प्रति हेक्टेयर के बारे में बात होगा तब पंजाब आंसर लगाइएगा। सिंपल पूछा जाए किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, बात करें हम कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि चावल, तो चावल का अधिक उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल। गन्ना का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। मिल के बारे में बात करेंगे, गन्ना मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में होगा। आलू का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, बात करें हम आलू को भारत में कौन लाया था, तो पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली। ठीक है, बाकी आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवस्थित है। ठीक है, बात करें हम रेशम के बारे में, तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक ही करता है। रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो केरल करता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें हम चावल के उत्पादन के बारे में, तो कुल चावल उत्पादन में भारत का जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि नंबर 1 पर कौन है? चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत होगी? सवाल है भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत होगी? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में वन विस्तार कितना है? 24.64%। लगभग कितना? लगभग कितना? लगभग 25%। राइट, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रख सकते हैं आप। क्या ध्यान रखना है आपको कि पूरे वर्ल्ड का कुल वन क्षेत्रफल का भारत का जो हिस्सा है वो है आपका 2.8%। कितना? 2.8%। इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी वन है उसका 2 पॉइंट कितना
2.84% भारत में वन है, ठीक है, कुल हिस्से का। ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का 2.82% या 84% भी कह सकते हैं का हिस्सा भारत में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती हैं? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में देखेंगे कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंग अनुपात के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे 1000 से अधिक है? तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा आंसर? केरल, ठीक है। यहाँ पे लिंग अनुपात कितना है? 1084। कितना है? 1084 है, ठीक है। बात करें ओवरऑल पूरा भारत का कितना है लिंगानुपात, तो पूरा भारत का है, ये तो केरल का है, ठीक है, ये केरल का है। जबकि हम भारत के बारे में बात करें, भारत का है 943, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में का बात करें हम, बिहार में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो उसका नाम है गोपालगंज। आप कमेंट कीजिए कि गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, कितना है ये मुझे कमेंट कीजिए। बाकी यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इधर दिया है वन्य जीव विहार, इधर दिया है राज्य। पहला ऑप्शन है बांदीपुर, तमिलनाडु से संबंधित है, मानस उत्तर प्रदेश में है, या रणथंभौर राजस्थान में है। सही आंसर होगा यहाँ पे रणथंभौर राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। बाकी गलत है, बांदीपुर आपका कहाँ पे है? बांदीपुर है आपका कर्नाटक में, जबकि मानस है आपका असम में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? ठीक है, किस वर्ष का था ये पूछा जा रहा है आपसे। 1920, 1934, 1962। तो ध्यान रखिएगा, 1934 में जो भूकंप आया था ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, 1934 में बिहार में देखेंगे कि सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक है। और शायद उसका जो रिएक्टर स्केल पर जो उसका जो माप था वो था 8.3, कितना? 8.3 के आसपास बताया गया था, ठीक है, 8.3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? सवाल है, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण, लखीसराय, बांका। सही आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, ठीक है। अच्छा बताइए जरा सा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला है शिवहर। क्या है? शिवहर, शिवहर, ठीक है। शिवहर सबसे छोटा जिला है, जबकि पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ठीक है, सवाल है, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मरवा गांव से, या कोचीन से, या मैंगलोर से? तो ध्यान रखिएगा, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क है जो है वो मैंगलोर से निर्यात होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंगलोर कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। चाहे बेंगलोर हो चाहे मैंगलोर हो, दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारत के निम्नोत्तर क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको चीड़ के वन को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा भी चीड़ के वन तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? कई बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में। क्या हो जाएगा आंसर? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें हम कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक है और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर जबकि ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती हैं। ठीक है, बात करें हम क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे आप तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ऑप्शन सही था वहाँ। नेक्स्ट है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे छाप दें इसे, कुछ करके छाप देते हैं कुछ इस तरीके से, और इधर से कुछ मान लेते कुछ एक संकरी पट्टी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इधर मान लेते हैं पूरा जल है, इधर भी क्या है, जब इधर भी पूरा महासागर है, समुद्र कुछ होगा तो ये जो संकीर्ण पट्टी देख रहे हैं जल निकाय, ये देखेंगे इस महासागर को इस महासागर को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसे कहा जाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कलपक्कम। ठीक है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? स्थल संयोजक, महासागरीय शिखर, महाद्वीप जल सीमा। सही आंसर हो जाएगा महाद्वीप जल सीमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला जो मुख्य भाग है कि रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे हम लोग महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम सवाल। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या उड़ीसा? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो यहाँ पे चिल्का झील है ये देखेंगे सबसे बड़ा खारे का झील है। ठीक है, बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में देखेंगे कि सांभा झील है, वहाँ पर वो राजस्थान का सबसे खारा झील है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। झीलों के बारे में बहुत सारे झील हैं, जैसे कि लुनार झील है जो महाराष्ट्र में, ये भी खारे पानी का झील है। एक लोकटक झील है जो मणिपुर में है। एक पुलिकट झील है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, एक आपका पिछौला झील है, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखेंगे मीठे पानी का झील एक गुलर झील है। ठीक है, डल झील है, वेरीनाग झील है। तो ये सब ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।